हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल करंट चैट में। तो आज है 28 जून 2023। आज है बढ़िया बढ़िया न्यूज़। तो हम कवर करेंगे पूरे इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर के कुछ रेलेवेंट न्यूज़। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़, पीपल सी अपॉर्चुनिटी व्हेन दे लुक एट इंडिया। ये किसने कहा है? ये कहा है डेविड सोलोमन ने, जो कि है सीईओ ऑफ गोल्डमैन सैक्स। थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, गोल्डमैन सैक्स एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, जिसके सीईओ ने कहा है कि पीपल सी अपॉर्चुनिटी व्हेन दे लुक एट इंडिया। इसका मतलब है कि जब इंडिया में देखते हैं लोग, तो अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी के सिवा कुछ नहीं देखते। लेकिन वो हमें ये पता है कि कितनी यहाँ पे पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है। लेकिन ये स्टेटमेंट कहा है सीईओ डेविड सोलोमन ऑफ गोल्डमैन सैक्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। एचडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक मर्जर लाइकली टू बी इफेक्टिव जुलाई 1। दोस्तों ये बहुत ही बड़ा मर्जर होने वाला है और इसकी कुल एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी 18 लाख करोड़। और ये मीन्स इंडिया की सबसे बड़ी बैंक है एचडीएफसी। और एचडीएफसी यहाँ पे एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी, एचडीएफसी का मतलब है जो ये है टाइप की एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और ये एचडीएफसी बैंक है, दोनों का मर्जर हो जाएगा और कलेक्टिवली इनकी वैल्यू हो जाएगी 18 लाख करोड़। तो ये कब होगा? माना जा रहा है कि जुलाई 1 तक हो जाएगा, लाइकली यहाँ पे लिखा है। और ये सब सोर्स है, तो जुलाई 1 तक शायद हो जाएगा, ऐसा सबका कहना है। और इसके अंदर क्या होगा, और इसमें क्या होने वाला है कि एवरी एच डी एफ सी शेयर होल्डर्स विल गेट 42 शेयर्स ऑफ एच डी एफ सी बैंक फॉर एवरी 25 शेयर्स दे होल्ड। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे कि एच डी एफ सी और उसके सामने है एच डी एफ सी बैंक। यहाँ पे लिखा है कि एवरी एच डी एफ सी शेयर होल्डर विल गेट 42 शेयर्स ऑफ एच डी एफ सी बैंक फॉर एवरी 25 शेयर्स दे होल्ड। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 25 शेयर्स हैं और इन दोनों के मर्जर के बाद मुझे एच डी एफ सी बैंक के 42 शेयर्स मिलेंगे। और अगर मेरे पास 100 है तो इसका इंटू 4 कर देंगे और हो जाएगा 168 शेयर। अगर मेरे पास 100 शेयर्स है एच डी एफ सी लिमिटेड के, तो मुझे मिलेंगे एच डी एफ सी बैंक के 168 शेयर्स और एक्स्ट्रा। इससे क्या हो जाएगा, अगर ये 18 लाख करोड़ की वैल्यू पानी है तो हमें भी कुछ शेयर्स मिलेंगे एक्स्ट्रा। तो ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी। और इसी में दो कॉन्सेप्ट आता है, आपने सुना होगा कि शेयर स्प्लिट हुआ है, शेयर का बोनस हुआ है। तो इसमें दोनों में फर्क क्या है, स्प्लिट और बोनस में? मैं आपको समझा देता हूँ। और स्प्लिट थोड़ा कम बेनिफिशियल होता है, बोनस उससे ज्यादा बेनिफिशियल होता है। क्यों? क्योंकि जो फेस वैल्यू होती है कंपनी की, वो स्प्लिट में स्प्लिट हो जाती है। जैसे कि मेरी फेस वैल्यू है 10 और 1:10 का स्प्लिट हुआ है। अगर 1 शेयर के सामने मुझे मिलेंगे 10 शेयर, तो क्या हो जाता है, मेरी फेस वैल्यू भी 1 से 10 हो जाएगी, मीन्स टोटल 10 हो जाएगी। और अगर बोनस मिला है तो फेस वैल्यू मेरी यही रहेगी। और मेरे लिए बेनिफिशियल कब होगा, मैं 100 पे सेल करूँ या 10 पे? 100 पे ऑब्वियसली। तो बोनस में ये 100 के 100 ही रहेगी, 10 पे नहीं जाएगी। इसीलिए बोनस हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं है तो हम कोई बात नहीं, दूसरे दिन भी कभी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये मैंने शॉर्ट में कहा है। दूसरे किसी दिन हम पूरा डिटेल में समझ। ओके, तो चलिए नेक्स्ट न्यूज पे। यहाँ पे थोड़ा एक अच्छा टर्म है, वेस्टेड इंटरेस्ट। इसका क्या मतलब है? सेल्फ इंटरेस्ट, खुद का इंटरेस्ट देख के कुछ करो। Means यहाँ पे वही लिखा है वेस्टेड इंटरेस्ट, सॉरी, वेस्टेड इंटरेस्ट एक्सप्लॉइटेड हिडनबर्ग रिपोर्ट टू मैनिपुलेट स्टॉक्स ऑफ अदानी। कि यहाँ पे वही कहा कि जो हिडनबर्ग और अदानी का इश्यू हुआ था, जिसमें हिडनबर्ग ने कुछ बुरी न्यूज फैलाकर, या फिर वो सच भी हो सकता है, वो हमें अभी क्लियर नहीं है, कि अदानी पे बुरी न्यूज फैलाकर उसके स्टॉक्स को कम किया था। तो उसमें उसका सेल्फ इंटरेस्ट है, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट पोजीशन ली थी। एक मैं आपको समझा दूं कि शॉर्ट सेल क्या होता है। कि इसमें क्या होगा कि हम शेयर पहले सेल करेंगे, फिर उसको बाई करेंगे, तो इसमें जो हमारा मार्जिन बचेगा वही हमारा प्रॉफिट है। जैसे कि मुझे पता है कि ये शेयर 100 से होने वाला है 90, तो मैं क्या करूंगा, 100 पे ये शेयर सेल कर दूंगा। और फिर 90 पर जब आएगा तब मैं बाई कर लूंगा। तो इससे क्या हुआ कि मुझे 10 रुपीज का नेट प्रॉफिट हो गया। ऐसे ही हिडनबर्ग ने करा था अदानी में। लेकिन क्या हुआ, अदानी में एक फॉर्म है इंडिया में, GQG पार्टनर। इसमें क्या हुआ कि इन्होंने आई थिंक $2 बिलियन, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो $2 बिलियन अदानी में इन्वेस्ट किए अभी। और इसके इसी इन्वेस्टमेंट के बाद अदानी के शेयर ऐसे बढ़े ऐसे।
15 से 20% का गेन हो गया। नहीं नहीं, मैं शायद गलत, तो 15 से 20 नहीं, शायद 90% तक उसमें गेन आ गया। तो ये बहुत बड़ा जंप था, क्योंकि इक्विटी पार्टनर इन्वेस्टमेंट फर्म ने करा। और अगर ये 100 से 90 जाएगा ही नहीं, तो मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया, क्योंकि मैंने 100 पे वो सेल कर दिया। तो ये तो मुझे लॉस हो गया। तो यही था कि हिडनबर्ग को ऐसे इफेक्टिवली लॉस हो। अगर मेरा व्यू पॉइंट आप देखोगे, तो मैं क्या सोचता हूँ कि इस पे जो लॉस है वो रिटेल इन्वेस्टर को बेसिकली ज्यादा हुआ, क्योंकि अदानी में रिटेल इन्वेस्टर का पोर्शन थोड़ा ज्यादा है। तो रिटेल इन्वेस्टर को लॉस ज्यादा हुआ। तो जल्दी बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज। कोई बात नहीं, रिटेल इन्वेस्टर कवर कर लेंगे। हाँ, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें समझने जैसा कुछ। पायल्स मॉनसून सेशन लाइकली टू स्टार्ट फ्रॉम जुलाई 3rd। मैं आपको बता दूं कि टोटल 3 सेशन होते हैं बजट इंडियन पार्लियामेंट में। पहला होता है बजट, दूसरा होता है मॉनसून, और तीसरा होता है विंटर। और थोड़ी गलती हो जाएगी, इसलिए मैं गूगल पे एक बार सर्च कर लूंगा। हाँ, ये आप देख सकते हैं कि बजट सेशन होता है फरवरी से मई, फिर मॉनसून सेशन होता है जुलाई से सितंबर, और विंटर सेशन होता है नवंबर टू दिसंबर। तो ये थोड़ा आप ध्यान रख सकते हैं, फैक्ट जैसा है। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हाँ, बांग्लादेश विल सून इंपोर्ट पावर फ्रॉम नेपाल वाया इंडिया। तो ये कब होता है, जब दो मेरे पास, हाँ, क्या होता है, अच्छा, ये न्यूज सिंपल ही है। तो ये कब होता है, जब दो देश के बीच तनाव बढ़ जाता है, कि फाइट वाली सिचुएशन आ जाती है। अब क्या एक देश क्या करता है कि जैसे कि यहाँ पे ही केस है बांग्लादेश और नेपाल का। बांग्लादेश और नेपाल का। तो जैसे कि इन दोनों देश के बीच में तनाव बढ़ गया, फाइट की सिचुएशन आ गई, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए, जैसे खाना, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब बेसिक चीजें, ये तो चाहिए ही चाहिए। तो नेपाल इंपोर्ट करना बंद कर देता है, और बांग्लादेश भी उनसे नहीं लेना चाहता। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे लिखा है इंडिया। तो इंडिया एक बीच में इंटरमीडियरी की तरह काम करता है, और नेपाल से वो लेता है इलेक्ट्रिसिटी और बांग्लादेश को देगा। तो इसमें फायदा हमारा होगा इंडिया का, क्यों, क्योंकि थोड़ा जो हमें कहते हैं ना, वो कमीशन कमीशन टाइप मिल जाता है इसमें। तो ये हमारे लिए तो अच्छा ही है। तो अभी आप देख भी सकते हैं कि इंडिया एक इंटरमीडिएट है किसके बीच में, यूरोप और रशिया। यूरोप इफेक्टिवली रशिया से ही बाई कर रहा है जो क्रूड ऑयल है, लेकिन इसमें बीच में है इंटरमीडिएरी जो कि है हम इंडिया। तो इसमें हमारा ही फायदा ज्यादा है। तो यही थी इस न्यूज में, कि फिर बांग्लादेश और नेपाल में इंटरमीडिएरी है इंडिया, और इंडिया का होगा फायदा। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हम्म, बात कर रहे हैं ईटी मार्केट्स में। हाँ, तो यहाँ पे बोला है एनएससी स्क्रैप प्लान टू शिफ्ट एक्सपायरी ऑफ बैंक निफ्टी टू फ्राइडे। तो इसमें ये है एक इंडेक्स, मीन्स निफ्टी एक इंडेक्स है, उसमें भी टाइप्स ऑफ इंडेक्स होते हैं, जैसे कि बैंक निफ्टी, आईटी, बीएससी आईटी, बीएससी ऑटो, ऐसा सब बहुत सारे इंडेक्स रहते हैं। उसमें से एक इंडेक्स है बैंक निफ्टी, जिसकी डेट एक्सपायरी डे आई एम सॉरी एक्सपायरी डे फ्राइडे को शिफ्ट किया है। और ऐसा प्लान है, अभी तो हुआ नहीं, ऐसा प्लान है। और एक इक्विटी मार्केट टू रिमेन क्लोज ऑन थर्सडे, क्यों, क्योंकि है बकरी, सॉरी, बकरीद के होने के कारण थर्सडे को क्लोज रहेगा शेयर मार्केट। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। सेबी टू क्लोज डाउन 16 स्मॉलर ऑफिसेस। तो इसमें मेनली रीजन क्या है, ऐसा नहीं है सभी बंद हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। इसमें रीजन मेनली यही है कि क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। अब तो उनको जो ऑफिस है वो जो कम हो रहा है, मीन्स ऑफिस का जो फिजिकली होता है वो थोड़ा कम हो जाएगा, इसीलिए 16 स्मॉल ऑफिस उनकी बंद हो जाए, मीन्स अब क्लोज कर जाएंगे वो, क्योंकि सब ऑनलाइन हो रहा है इसीलिए। और अब इनकी कुल टोटल 6 ऑफिस ही रही। और सेबी आपको नहीं पता तो बता दूं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि सेटअप हुआ था 1988 में, लेकिन ऑपरेशन में आया 1992। अपने स्कैम 1992 सुना ही होगा, इसके बाद ही वो ऑपरेशन में पूरा आया, कि इनको पूरी पावर दे दी गई शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की पूरी। म्यूचुअल फंड में भी थोड़ा अलग है, एमसी उसको कहते हैं, एएमएफआई, इसका रेगुलेटर है, लेकिन सेबी पूरा कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कहा जाता है। और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में।
बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। हाँ, इसमें बहुत सारा सीखना जाता है। सीएडी shrinks to just 0.2% of GDP in March quarter as trade deficit narrow। इसमें बहुत सारे टर्म्स मैं आपको समझाने वाला हूँ अभी। पहले तो सीएडी क्या होता है ये? करंट अकाउंट डेफिसिट। तो करंट अकाउंट कौन सा अकाउंट? मीन्स हमारे जो गवर्नमेंट के पास अकाउंट्स होते हैं, जैसे कि बिजनेस में भी टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं, कैपिटल करंट, वैसे गवर्नमेंट के पास भी अकाउंट होते हैं, करंट और कैपिटल अकाउंट। उसमें पूरे ट्रांजेक्शन होते हैं, फॉरेन के डोमेस्टिक के पूरे ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे करंट अकाउंट में कौन कौन सा आता है? नंबर वन, विजिबल ट्रेड। सेकंड पे आता है इनविजिबल ट्रेड। और फिर बाद में थोड़ा वो यूनिलेटरल ट्रांसफर आता है। यूनिलेटरल ट्रांसफर। विजिबल यानी कि वो सब जो हम जैसे कि यहाँ से ट्रक इंपोर्ट करते हैं, कार्स इंपोर्ट करते हैं। इनविजिबल यानी कि सर्विस पूरी, वो सब। तो इसमें कहा गया है कि श्रिंक्स टू जस्ट 0.2% ऑफ द जीडीपी। जैसे कि मेरी जीडीपी अभी मेरी नहीं, अभी इंडिया की जीडीपी है 3.75 ट्रिलियन। तो ये सिर्फ 0.2% ही है जीडीपी का करंट अकाउंट डेफिसिट। और इसका मेन रीजन क्या कहा गया है? क्योंकि ट्रेड डेफिसिट नैरो है। तो इसमें ये तीन कंपोनेंट, एक सेकंड में कलर चेंज कर लेना तो बढ़िया रहेगा। यहाँ पे जैसे कि विजिबल, इनविजिबल और यूनिलेटरल ट्रांसफर। तो जो ट्रेड डेफिसिट होता है उसमें से विजिबल जो विजिबल ट्रेड है वो ही गिना जाता है। और इसका सिंपल सा फॉर्मूला है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो इसमें इकोनॉमिक्स में एक्सपोर्ट को एक्स कहा जाता है और इंपोर्ट को एम कहा जाता है। तो जब एक्सपोर्ट बड़ा होगा, एक्सपोर्ट कम होगा और इंपोर्ट ज्यादा होगा, तभी ये माइनस में आएगा आंसर। तो इसे कहा जाता है ट्रेड डेफिसिट। और इसमें थोड़ा डेटा दिया गया है कि ट्रेड बैलेंस क्या है। तो FY23 में -265 था और Q4 ऑफ FY23 में -52.4, ये टोटल दिया गया है। और ये Q4 यानी कि क्वार्टर 4 का FY23 दिया गया है। ये सब डेटा दिया गया है सर्विसेज का पूरा। ओके, बढ़ता है नेक्स्ट न्यूज की तरफ। यहाँ बहुत सारी छोटी छोटी न्यूज़, एक बार जूम कर देता हूँ। Zamani Kacholia and other investors 560 crore in Jana Bank। तो ये जन बैंक एक बेंगलुरु बेस्ड है, बेंगलोर बेस्ड बैंक है, जिसका जो शुरू हुआ था 2018 में और अभी इसके 5 साल हो गए। तो एक सेबी का रूल है कि जो बैंक्स होती है, बैंक्स एनबीएफसी, वो आईपीओ कब ला सकती है? जब उनके 5 साल पूरे हो जाए। क्योंकि जो एक ट्रस्ट फैक्टर होता है ना दोस्तों, वो उन पे बैठ जाता है 5 साल के बाद। तो अब इसको 5 साल पूरे हो गए, तो अभी आईपीओ ला रहा है। इन्होंने डीआरएपी फाइल कर दिया। डीआरएपी का मतलब है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो ये कंपनी के पूरे पेपर्स होते हैं, उसमें कंपनी की एक एक डिटेल्स दी होती है, कंपनी के रिस्क फैक्टर्स, उनके प्रमोटर, वो सब उनकी, हम कह सकते हैं अगर लेमन लैंग्वेज बोले तो कुंडली, कंपनी की पूरी कुंडली इसमें आ जाती है डीआरएसपी में। तो ये इन्होंने फाइल कर दी और 560 करोड़ दमानी कचौली और अदर्स में इन्वेस्ट किए। ये सब कौन है? ये सब बड़े बड़े इन्वेस्टर है। तो इसमें क्या होता है, ये इस न्यूज में भी कवर करूंगा। कौन से? हाँ, ये साइन डीएलएम कि अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन डीएलएम रेजेस 260 करोड़ फ्रॉम एंकर्स। तो ये एंकर्स कौन होते हैं? एंकर इन्वेस्टर क्या होता है कि आईपीओ जब लॉन्च होता है, तो इस आईपीओ में एक तो पोर्शन होता है कि पहले एंकर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करें। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, तब जो स्मॉल इन्वेस्टर है उनका थोड़ा जो होता है इंटरेस्ट, वो बढ़ जाता है आईपीओ में। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको पोटेंशियल दिख रहा है कि कंपनी आगे जाके ग्रो। तभी ये छोटे रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर, वो इन्वेस्ट करेंगे आईपीओ में। यहाँ पे दमानी कचोलिया, दमानी जी ये राधा कृष्णन दमानी जो कि डीमार्ट के ओनर है। तो इसमें पूरा ये सब दिया है कि 560 करोड़ इन्होंने जन बैंक में इन्वेस्ट इन्वेस्ट किया है जब ये फाइल किया। यहाँ पे आपको दिख रही है, लेकिन ये 1500 करोड़ का आईपीओ ले आने वाला है। और यहाँ पे यही दिया है कि साइन डीएल रेजिस 260 करोड़ फ्रॉम एंकर। एंकर इन्वेस्टर का मतलब मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। ओके, एक सेकंड में ही रस कर देता हूँ। तो ठीक से दिख रहा है फिर। हाँ, एच डी एफ सी लाइफ शेयर वर्थ 992 करोड़। तो ये एक, मैं आपको समझा दूं कि जैसे कि ये मेरी कंपनी है, ए लिमिटेड, ये मेरी कंपनी है।
और बी लिमिटेड ये भी मेरी कंपनी है, ये पेरेंट कंपनी है और ये उसकी सब्सिडरी है। तो अगर मैं इसके शेयर्स बाई करता हूँ तो ये दोनों मेरी कंपनी है, लेकिन अगर मैं इसके शेयर्स बाई करता हूँ तो एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट होगी मार्केट में कि उनकी पेरेंट कंपनी सब्सिडरी के शेयर्स खरीद रही है। तो उससे क्या होता है कि जो ट्रस्ट फैक्टर मैंने यहाँ पे आपको बोला कि ट्रस्ट जो बढ़ जाता है इन्वेस्टर का, क्यों? क्योंकि अगर मुझे ही अपनी कंपनी में विश्वास नहीं होगा तो किसी को क्यों होगा? इसीलिए अगर कोई भी प्रमोटर उनके शेयर्स उनकी कंपनी के शेयर्स बाई करता है तभी आप देखेंगे कि उनके शेयर्स बढ़ रहे हैं, प्राइस सडनली बढ़ जाता है। और एचडीएफसी बाइस एचडीएफसी लाइफ शेयर्स वर्थ 992 करोड़, ऐसा वैसा अमाउंट भी नहीं है दोस्त, 992 करोड़। और ये पूरी डील होती है एक सेबी को इन्फॉर्म करना पड़ता है, पूरे मीन्स बीएससी एनएससी इन सबको भी इन्फॉर्म करना पड़ता है एचडीएफसी को अगर इतनी बड़ी डील भी होती है। ये इसको कहते हैं हम ब्लॉक डील, जो कि एक सेपरेट पूरा इनका ब्लॉक ही हो जाता है कि इसमें ये डील होगी, एक ही डील हो जाएगी। तो यही थी न्यूज। बढ़ते हैं नेक्स्ट। और यहाँ पे एक न्यूज रह गई, एबी कैपिटल टू रेज अप टू 1750 करोड़ वाया क्यूआईपी। तो क्यूआईपी एक नया टर्म है, क्यूआईपी यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। तो मैं कह रहा था एबी कैपिटल यानी कि आदित्य बिरला कैपिटल, ये बहुत बड़ी कंपनी है और ये रेज करने वाली है 1750 करोड़ वाया क्यूआईपी। क्यूआईपी का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें क्या होता है कि जैसे कि हम आईपीओ लाते हैं, आईपीओ तो क्या होता है कि इनिशियल पब्लिक ऑफर, सबसे पहला जब कंपनी रेस करने वाली होती है तो आईपीओ लाते हैं। अगर दूसरी बार पैसा रेस करने वाली होती है तो ये बहुत सारे वेज होते हैं, एफपीओ होता है, आई एफ आई एम नॉट रॉन्ग देन एफपीओ होता है, बहुत सारे वेज होते हैं। तो एक वे है क्यूआईपी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। तो इसमें कुछ रेगुलेशन का अगर आप फॉलो करेंगे तो इसमें डायरेक्ट आपको रेस मिल जाता है जितना आपको चाहता है। 1750 करोड़ जैसे आदित्य बिरला कैपिटल चाहता है तो डायरेक्ट इससे रेज होता है, इसमें सेबी का अप्रूवल भी नहीं चाहिए आपको और डायरेक्ट वहां से रेज हो जाएगा। इसमें बेसिकली आपको जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें आप डील नहीं कर सकते, मीन्स उसमें आप डील नहीं करते। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट ये अलग ही है, सेबी का इसमें कुछ अप्रूवल नहीं चाहिए आपको, डीआरएस की कुछ फाइल नहीं करना पड़ता। सिर्फ इसमें जो एग्जीक्यूटिव इसके होते हैं सिर्फ वो आपकी बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस वो सब फाइनेंशियल चेक करके अपने डायरेक्ट इन्वेस्ट कर देंगे और आपके शेयर उन पे ट्रांसफर हो जाएंगे और कैपिटल आपका होगा वो एबी कैपिटल को मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। एयर इंडिया विस्तारा मर्जर फ्लाइज इनटू सीसीआई टर्बुलेंस। सीसीआई क्या है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये पूरा जो कंपटीशन होता है उसको पूरा रेगुलेट करता है कि इसमें सबको फेयर चांस मिलना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, एयर इंडिया और विस्तारा, टाटा का नाम आपको सुना ही होगा, ये कहने की बात ही नहीं, नो ब्रेनर है। इसमें तीन एयरलाइंस आती है, एयर इंडिया जो भी इन्होंने खरीदी, फिर विस्तारा और थर्ड है एयर एशिया, जिसमें सिंगापुर एयरलाइंस भी आप कह सकते हैं, सिंगापुर एयरलाइंस। तो क्या होता है जैसे कि ये दोनों का मर्जर हो जाए, मैंने आपको कहा कि दो कंपनी एयर मार्केट मीन्स एयरप्लेन में डोमिनेट करती है, कौन कौन सी? एक एयर इंडिया और दूसरी है इंडिगो, और उसमें भी इंडिगो का सबसे ज्यादा मार्केट शेयर। और ये दोनों जैसे कि अभी एयरटेल और जियो दो ही मार्केट में, वीआई तो वैसे भी है लेकिन वो थोड़ा उनका प्रॉब्लम ज्यादा है, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, इसलिए दो प्लेयर्स ही हम कह सकते हैं। इसमें भी वैसा ही है, एयर इंडिया और इंडिगो दो ही प्लेयर हैं। और अगर ये विस्तारा और एयर इंडिया मर्ज हो जाएंगे, मीन्स ये इनकी है तो मर्ज तो कर ही सकते हैं, लेकिन क्या होगा, इनको सीसीआई का अप्रूवल लेना होगा, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का अप्रूवल लेना होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये दो ही कंपनी रह गई तो ये प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकती है। जैसे कि हमने ऊपर न्यूज पढ़ी कि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर होगा, तो इसमें लेना पड़ता है, लेकिन सीसीआई के अप्रूवल लेना पड़ता है, लेकिन ये इजीली मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे प्लेयर्स है, जैसे कि आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, आपने बहुत सारे नाम सुने, बीओबी। इसमें प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम इसमें जिसमें कंपटीशन कम है, जैसे कि इसमें दो ही प्लेयर है और सीसीआई को भी सोच समझ कर पूरा देना पड़ता है अगर ये प्राइस इन्फ्लुएंस फिर कर सकेंगे, इसलिए ये कार्टेल बना लेंगे, जैसे कि मैं 100 रुपीज चार्ज करूँ तुम भी 100 ही करना।
और हम दोनों बढ़ा देंगे एक साथ 110 कर देंगे, ऐसा सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। तो इसमें कहा है कि अब प्रोसेस इज नाउ इन फेज 2 एट सीसीए। तो इसमें भी बहुत सारे फेज होंगे, इसमें फेज 2 में पहुंच गए हैं। एक सेकंड में इरेजर ले लेना। ओके डन। रजिस्ट्रेशन ऑफ द ई स्कूटर किड्स टू 16 मंथ और किड्स यानी कि कम होंगे, किड्स टू 16 मंथ लो। इसमें डेटा दिया है, गुजरात में 68% कम है, महाराष्ट्र में 63% कम और तमिलनाडु में 57% कम है। ऐसा क्यों है दोस्तों? सिंपल लॉजिक है। जैसा कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी ऑब्वियसली। प्राइस यहाँ पे मेन न्यूज यही है कि प्राइस क्यों बढ़ गया। यहाँ पे लिखा है प्राइस शार्प इंक्रीज इन प्राइस फॉलोइंग लोअरिंग ऑफ सब्सिडी रिस्ट्रेंट परचेज इन जून। सिंपल है, टैक्स लगेगा तो प्राइस बढ़ जाएगा और सब्सिडी मिलेगी तो प्राइस कम हो जाएगा। गवर्नमेंट ने यहाँ से सब्सिडी हटा ली तो इसमें प्राइस बढ़ गए। और वैसे भी इन्होंने कहा ही था कि जून 1 से हम प्राइस इंक्रीज कर, और सबको पता भी था कि जून 1 से प्राइस इंक्रीज होगा, इसलिए डिमांड तो कम होने ही वाली थी। तो इसमें एक है पीएलआई, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव। जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे कंपनी, उतने ही इनको स्कीम मीन्स इंसेंटिव मिलेंगे। तो ये एक स्कीम थी गवर्नमेंट ने जो कि एक सब्सिडी टाइप ही है। तो इन्होंने यहाँ पे ईवी सेगमेंट में, स्कूटर में स्पेसिफिकली हटा लिया अभी गवर्नमेंट ने। तो देखते हैं कि पीएलआई इनको फिर से मिलेगी, क्योंकि ये डिमांड अभी बढ़ रही है। और स्कूटर में तो शायद 2030 तक हो जाएगा 80 से 90% पूरा ईवी मार्केट, क्योंकि बहुत सारे स्कूटर्स ईवी के बिक रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है। गवर्नमेंट मीन्स इन कंपनीज का, गवर्नमेंट इनको सब्सिडी आगे देगी या फिर नहीं देगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हम्म, हाँ हाँ। Liquor sales volume increase grows 14% in FY 23। ओह ओह लिकर, ये देखो आप दोस्तों, ये कितना हानिकारक है आपको पता है? मीन्स इनकी सेल्स भी 14% से बढ़ गई, आप सोच सकते हैं 14%। तो इसमें और यहाँ पे लिखा है कि 385 मिलियन बोटल्स, मीन्स कैसे यानी कि बोतल वही वो 385 मिलियन, इतना बड़ा अमाउंट है। तो इसमें गवर्नमेंट भी क्यों ऐसा बढ़ा, मीन्स बढ़ाना ही रही है, मीन्स वो बैन क्यों नहीं कर रही है? आप सोच, कभी आपने सोचा आपको पता भी होगा क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को इसमें से टैक्स मिलता है। इस पे जीएसटी क्यों नहीं लगा, वो भी शायद आपको पता ही होगा, लेकिन नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि जीएसटी के रेट्स होते हैं 5, 12, 18 और 28, और जीरो भी होता है, ये थोड़ा अलग है। 5%, 12%, 18%, 28%, ये सब रेट्स है जीएसटी। ओके। तो मैक्सिमम कितना रेट लगा सकते? 28%। लेकिन अगर आप लिकर पे टैक्स देखेंगे, एक बार हम बिंग में सर्च कर सकते हैं लिकर टैक्स इन इंडिया। अगर जीएसटी आ जाता है तो इतना टैक्स लगता है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे 70 से 150% इतना टैक्स है। अगर मैं नंबर में बताऊं तो अगर मेरा 100 की बोतल होगी और इस पर टैक्स लगेगा तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 170 से इतना 250। इसमें से इतना टैक्स मिलता है तो भले ही ये सेल्स बढ़े, लेकिन बैन तो नहीं करेगी, क्योंकि इतना टैक्स कैसे जाने देगा गवर्नमेंट? इनकम तो रेवेन्यू होगा आधा हो जाएगा, कम हो जाएगा, आधा तो नहीं, कम हो जाएगा, इसलिए बैन नहीं करते। नेक्स्ट न्यूज। ये रहा। Byju's start to get their PF dues as company transfer 123 crore to EPF। तो अभी हमने बाइजूस भी कवर की थी न्यूज, जैसे कि मैंने कहा था कि $22 बिलियन से ये हो गया है $8 बिलियन इनका वैल्यूएशन। और ईपीएफओ भी मैंने आपको कल समझाया था, मीन्स 27 जून को समझाया था कि ये सब इसका मतलब पूरा किया हुआ। तो आज मैं सिर्फ न्यूज ही कवर करूंगा कि उनको बाइजूस के स्टाफ को क्या हुआ कि उनका जो पीएफ होता है ईपीएफओ में, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में, उनको वो एम्प्लॉय, मैंने कहा मैं आपको समझा ही देता हूँ, फिर ये न्यूज आपको समझ में आएगी कि ये हमारा ईपीएफओ अकाउंट है, उसमें हाफ एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय की सैलरी में से हो जाएगा और हाफ एम्प्लॉयर, जैसे कि यहाँ पे है बाइजूस, ये कंट्रीब्यूट कर दो। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर बाइजूस वो कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा था इतने महीनों से। यहाँ पे लिखा है 13 10 मंथ,
10 महीनों से एम्प्लॉयर यहाँ पे कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा था। तो ये ड्यू अब बायजूस ने दिया है 123 करोड़ और ईपीएफओ में ट्रांसफर किया है। तो अभी रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो गए एम्प्लॉय के बारे में। और यहाँ पे लिखा है कमिटेड टू पे द रिमेनिंग ड्यूज ऑफ 3.43 करोड़ विद इन अ कपल डेज। यानी कि इतना ड्यू भी बचा है, ये दूसरा कुछ होगा ईपीएफओ का, 3.43 करोड़ का ड्यू। और इसमें आपको मैं बता दूं कि बायजूस का जो ऑडिटिंग होता है वो एक कंपनी कर रही थी डेलोइट। तो स्पेलिंग शायद गलत होगी, पता नहीं। तो डेलोइट कंपनी ने भी इनको छोड़ दिया है कि ये हमें प्रॉपर फाइनेंशियल हमारे नहीं दे रहे हैं, तो हम इनका ऑडिटिंग अब नहीं करेंगे। और इसी वजह से इनका जो ऑडिटिंग है वो गवर्नमेंट को नहीं मिल रहा है कि इनका प्रॉफिट कितना हो, लॉस कितना हो, जो भी है इनकी वैल्यूएशन प्रॉपर क्या है, तो पूरा वो ऑडिटिंग में से समझ आएगी। लेकिन इन्होंने ही छोड़ दिया है। कनेक्शन तो बाईजूस की हालत बहुत खराब है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। बीजीएमआई, अगर आप गेम खेलते हैं तो इसका नाम तो सुना ही होगा। बीजीएमआई रिटर्न पुट्स विंड बैक इन इंडियन ई स्पोर्ट्स सेक्टर है। बीजीएमआई तो कोई बुलाता भी नहीं, पबजी के नाम से सब जानते हैं। इसमें क्या हुआ था आपको पता ही होगा कि मार्च 2018 में पबजी लॉन्च हुई इंडिया में। और इनके जो पूरी डेवलपर है वो है टेंसेंट। तो टेंसेंट एक चाइनीज कंपनी है, एक तरह में अलग बदल है। टेंसेंट एक चाइनीज कंपनी है। तो कोविड आने की वजह से चाइनीज प्रोडक्ट के बैन होने की बात शुरू हो गई, तो इसमें पबजी का भी नाम आया। तो पबजी भी इंडिया में से बैन हो गई सितंबर 20 में। और जुलाई 21 में क्राफ्टन ने क्या किया कि टेंसेंट से रिश्ता ही तोड़ दिया। और फिर जुलाई 21 में लॉन्च कर दी बीजीएमआई के नाम से। मैं तो खुश हो रहा था कि पबजी बैन हो गई, कि गेम की आदत सबकी जाएगी। लेकिन ये हुआ तो वही ना कि बीजीएमआई आ गई, लेकिन सिर्फ पार्टनर चेंज हो गया। मतलब ये एक कोई प्रॉफिट है कि डेटा हमारा चाइना में नहीं जाएगा, लेकिन जो मेन हैबिट है गेम, वही नहीं होनी चाहिए। थोड़ी देर के लिए बरोबर है, लेकिन मेरा ये मानना है, आपका मानना तो ये गलत भी हो सकता है। तो हम न्यूज पे आ जाते हैं कि न्यूज में यही कहा है कि बीजीएमआई जब से रिटर्न हुई तो ई स्पोर्ट्स एक होता है जिसमें ये सब गेम का टूर्नामेंट ही कह सकते हैं। तो इसमें ई स्पोर्ट्स बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि बीजीएमआई ने रिटर्न किया है, ई स्पोर्ट्स की पॉपुलैरिटी है वो सब बढ़ रही है। नेक्स्ट, अब कवर करेंगे पूरा एक एडिटोरियल। ये थोड़ा अच्छा है, थोड़ा पॉलिटिकल है, कोई बात नहीं, लेकिन ये थोड़ा अच्छा एडिटोरियल है, कवर कर लेंगे हम। पुटिंग एग्स इन वन बास्केट। एग्स इन वन बास्केट ये एक अच्छा फ्रेज भी है। और ये फ्रेज वॉरेन बफेट ने भी यूज किया है कि नेवर पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। उनका कहने का मतलब यही है कि जो हम शेयर्स लेते हैं वो सेम टाइप ऑफ कंपनी के नहीं लेते, मीन सेम टाइप ऑफ इंडस्ट्री में, जैसे कि टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, जैसे केमिकल स्टॉक्स, फिर आईटी, ऑटो, ये सब अलग अलग डाइवर्सिफाइड होने चाहिए। तो बट एडिटोरियल मीन्स पुट इन एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब ये है कि अगर आप देखेंगे हिस्ट्री तो सोवियत यूनियन पूरा एक यूनियन था, तब भी ये वार में बहुत आगे था। वार में आगे था और स्पेस में भी बहुत। इनका एक कॉमन आइडियोलॉजी है कि कम्युनिज्म। इसका मतलब यही है कि पावर गवर्न मीन्स पावर का यहाँ पे नहीं है कि सबको इक्वल मानते हैं, सबको इक्वल रिसोर्स मिलना चाहिए। यही इनका एक आइडियोलॉजी रहा है पहले से। और रशिया हम अगर देखेंगे तो अकेला ही है, उनका कोई दोस्त नहीं है। लेकिन जब से पुतिन आए हैं तो चाइना इनका दोस्त अच्छा है। चाइना के साथ इनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कह सकते हैं। न्यूक्लियर में, स्पेस में बहुत दोनों के पार्टनरशिप है। और बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी है जी जिनपिंग और पुतिन, बहुत अच्छा दोस्त भी है। तो यही कहा है कि पुतिन एक्सिन वन बेस्ट। तो अभी क्या हो रहा है, जैसे कि मैंने कल भी कवर किया था, आज भी कवर कर दूंगा, कि एक ग्रुप है वैगनर ग्रुप। तो इन्होंने रशिया की हेल्प की थी यूक्रेन को इन्वेट करने में। और वैगनर ग्रुप एक प्राइवेट है, ये आर्मी नहीं है पूरी, ये एक प्राइवेट आर्मी कह सकते हैं हम। आर्मी ऑफिशियल आर्मी नहीं है, लीगल आर्मी नहीं है, प्राइवेट है। पैसे लेकर किसी भी देश में हमला करना हो तो आप करवा सकते हैं। इनकी टोटल 25,000 की स्ट्रेंथ है। तो रशिया में रशिया को हेल्प चाहिए थी तो इनसे हेल्प ली थी। और इनका कहना है, अब ये इनका जो चीफ है प्रिगोजन, इनका कहना ये है कि हमें प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं मिले थे, हमें प्रॉपर फंड्स नहीं मिले थे, और साथ के साथ जो क्रेडिट था वो भी नहीं मिला। क्रेडिट भी रशिया की आर्मी ले गई कि हमने इन्वेट किया है, वेगनर ग्रुप में इन्वेट नहीं किया है। इनकी बातें नहीं की गई, तो इस थोड़ा ये भड़क गए और उन्होंने मार्च कर दिया पूरा। इन सब कहते हैं प्रोटेस्ट टाइप इन कैपिटल, और इनकी कैपिटल क्या है?
तरफ ही बढ़ रहे थे, जो कि है मॉस्को। और हम चाइना का भी सेम केस देख सकते हैं कि चाइना की भी पार्टनर जो अच्छे रिलेशन है वो दो तीन देश के साथ ही है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया, रशिया, बस, बात खत्म। इन दो देश के सिवाय अच्छी रिलेशनशिप किसी के साथ नहीं है। और वो लोन दे के, वो सब अलग बात है, लोन दे के तो कोई भी रिलेशन अच्छी नहीं हो सकती, जैसे कि पाकिस्तान में हुआ। अब देख सकते हो, पाकिस्तान श्रीलंका का केस देख सकते हो। तो बस यही था कि पुतिन एग्स इन वन बास्केट। और अब इन दोनों को मीन्स शी जिनपिंग को थोड़ा खतरा लग रहा है कि अगर पुतिन चले जाएंगे तो बाद में अगर कोई आएगा वो चाइना का साथ देगा या नहीं, तो सिर्फ बच जाएगा कौन, नॉर्थ कोरिया। तो रशिया के मीन्स रशिया तो वैसे भी पावरफुल नेशन है, जैसे कि वार्स में, और वो सब में पावरफुल। चाइना फिर अकेला पड़ जाएगा। यही था इस पूरे एडिटोरियल में। तो आज शायद एक ही अब न्यूज बची है, वो भी वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, बस ये सिर्फ फैक्ट है। आईआईटी बॉम्बे अमंग टॉप 150 यूनिवर्सिटी इन क्यूएस रैंक। इंडिया में आपने सुना होगा एनआईआरएफ रैंक, और ये क्यूएस रैंकिंग है पूरी वर्ल्ड की, तो इसमें आईआईटी बॉम्बे का नाम टॉप 150 यूनिवर्सिटीज में आ गया। और लास्ट ईयर इनका नंबर था 172, अब आ गया है 149। 149 टॉप 150 में, 149। एक बार मैं बोल दूं कि आप समझ जाना, जैसे कि टॉप 10 है, तो इसमें वो बोल सकते थे कि टॉप 5 में आएगा या टॉप 10 में। आपको कैसे पता टॉप 10 में है? इसका मतलब यही हुआ कि 6 से 10 तक का रैंक है। अगर 5 होता तो ये भी बोल सकते थे कि टॉप 5 में आया। टॉप 150 यहाँ पे क्यों बोला, क्योंकि इनका रैंक 149। ये सिर्फ साइकोलॉजी जैसे में मुझे अच्छी लगती है, इसीलिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा ये इकोनॉमिक टाइम्स का एक्सप्लेनेशन। और प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और हम रेगुलर भी हैं। शायद सैटरडे को भी कवर करेंगे, मैंने वहाँ पे लिखा है मंडे टू फ्राइडे, लेकिन हम सैटरडे को भी कवर करते रहेंगे, कोई बात नहीं। और संडे को बहुत रेलेवेंट न्यूज नहीं होती, वो संडे की न्यूज पूरी मैं मंडे को कवर करने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही दोस्तों। गुड नाइट, मॉर्निंग, जब भी आप देख रहे हो। थैंक यू।